तो प्यारे बच्चों, ये वो सवाल था जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिया था। तो आओ चलो ये सवाल एक बार हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये सवाल। तो इन द क्वेश्चन इट सेज दैट अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20,0 and then returns along the same line to the point -20,0। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो अब देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, कि पार्टिकल जो है ओरिजिन से शुरू हो रहा। तो ये डायग्राम नीचे बना हुआ है। तो पार्टिकल ओरिजिन से शुरू कर रहा, 20,0 पे जा रहा, फिर उसी लाइन पे वापस आ रहा और फिर अल्टीमेटली वो कहाँ पहुँच रहा, -20,0 पे पहुँच रहा है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा समझने के लिए इस तरह से दिखाता हूँ कि पहले वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया और फिर इस तरह से घूम के वापस यहाँ आ गया। ठीक है, वैसे सब कुछ एक ही लाइन के अलोंग हो रहा है, लेकिन समझने के लिए मैंने थोड़ा सा ये लाइन और ये लाइन अलग अलग से ये दोनों लाइंस दिखाई हैं, वरना तो सब कुछ एक ही लाइन के अलोंग हो रहा है। ठीक है, तो पहले पार्टिकल उधर जाता है, फिर इस तरह से लौट के इधर आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड की। तो डिस्टेंस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस में हम सब कुछ ऐड कर देते हैं। तो कुछ नाम दे देता हूँ मैं पॉइंट्स को। इसको मैं पॉइंट ओ बोलता हूँ, इसको ए बोलता हूँ और सपोज इसको बी बोलता हूँ। तो डिस्टेंस के लिए हम किसको किसको ऐड करेंगे, ओ से ए, ठीक है, फिर ए से ओ से ए से ओ और ओ से बी। तो ओ से ए से ओ और ओ से बी, ये पूरा डिस्टेंस होगा। तो अगर हम इन सब को ऐड करें तो यहाँ पर 20 + 20 + 20, 20 + 20 + 20 जो कि हो जाएगा 60 वाट मीटर। सारे यूनिट्स मीटर में है, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ गया हमारा। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक जनरल रूल आपको सिखा देता हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए जनरल रूल ये है कि इनिशियल पॉइंट ले लो आप। तो इनिशियल पॉइंट हमारा कौन सा है, ओ है। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। और फाइनल पॉइंट ले लेते हैं। फाइनल पॉइंट कौन है, बी है। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है। अब पार्टिकल किसी भी पाथ को चूज करे कोई बात नहीं है, हमको बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब रहेगा। कब, जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तब। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको करना यह है कि हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये एरो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये ब्राउन कलर का एरो, हाँ जी। तो यही एरो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको मैं कुछ सिंबल दे देता हूँ। मान लीजिए वेक्टर एक्स है और वेक्टर एक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख पाऊंगा। अब देखो स्टूडेंट्स, एक जनरल रूल आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम किसी वेक्टर की बात करते हैं, तो सपोज ये कोई वेक्टर है, ठीक है, और ये जो इसका जो टेल है, इसके कोऑर्डिनेट्स है सपोज x1, y1, z1, और इसका जो हेड है इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2। और अगर ये वेक्टर मान लो वेक्टर x है और वेक्टर x हमें लिखना है, तो वेक्टर x कैसे लिख पाएंगे हम स्टूडेंट्स, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। ये जनरल रूल आपको सिखा चुका हूँ मैं पहले ही वेक्टर्स में। ठीक है, तो वही रूल हमको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, हम ये जो वेक्टर x है, इस वेक्टर x को हम क्या लिख पाएंगे, तो इसको हम लिख पाएंगे -20 - 0 i कैप, ठीक है, प्लस 0 - 0 j कैप, और k कैप तो वहाँ है ही नहीं, 0 - 0 k कैप भी हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए 0 - 0 k कैप। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, -20 i कैप।
तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ गया, -20 आई कैप, हम चाहें तो यूनिट भी लिख सकते हैं मीटर, ठीक है। और इसी डिस्प्लेसमेंट का अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन लाइक दिस और लाइक दिस, बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग। तो मैग्नीट्यूड सिंपली क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, और ये हमारा हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगर आप चाहें तो पॉज करके ये पहले कॉपी डाउन कर लें डियर स्टूडेंट्स, मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक गाड़ी है जो कि O से A से B से C और C से D जा रही है। इसके बारे में हम कल ही हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी कि गाड़ी O से A से B से C और C से D जा रही है। यानी इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो O है, O इसका इनिशियल पॉइंट है और D इसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है डिस्टेंस और हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है और फिर हमें उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो आओ देखते हैं हम ये कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो हम डिस्टेंस की बात करते हैं। तो जब हम बात करेंगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के लिए हम सबको ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा 8 + 4 + 4 + 1, जो कि हो जाएगा 8 × 4 = 12, 16 और 1 17 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अब हम डिस्प्लेसमेंट की भी चर्चा कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको अभी बताया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। इसको स्ट्रेट लाइन से इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया, और इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक एरो भी दिखा सकता हूँ। एरो इस तरह से बन जाएगा O से D। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको मैं कोई भी सिंबल दे सकता हूँ, जैसे मान लो इसको मैं वेक्टर x बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये वेक्टर x हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे। अब यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर x है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर x को लिखने के लिए हमको यहाँ पर कहीं तो एक ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर हमने इस तरह से y एक्सिस लिया, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, और ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, सच दैट पॉइंट O जो है ये हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया है, ठीक है। अच्छा, तो अब ज़रा कोऑर्डिनेट्स अगर हम असाइन करें तो कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह से असाइन कर सकते हैं। तो लेट्स असाइन द कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर इसको मैं बोल सकता हूँ 0,0, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो हेड है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, यानी पॉइंट D को मैं क्या कोऑर्डिनेट्स असाइन करूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो ये अगर y एक्सिस को मैं एक्सटेंड करूँ, ये y एक्सिस को एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, तो ये वाली दूरी हमारी क्या है, ये दूरी हमारी 4 किलोमीटर होगी। क्यों? क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा 8 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर ये हिस्सा 4 किलोमीटर है तो फिर ये वाला भी क्या होगा, 4 किलोमीटर होगा। यानी x के अलॉन्ग हमें कितना जाना होगा, 4 किलोमीटर जाना होगा, ठीक है। जो कि मैं आपको इधर शो कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं आपको शो कर देता हूँ कि हमें x के अलॉन्ग कितना आना होगा, यहाँ पे 4 किलोमीटर आना होगा, ठीक है। और फिर हमें ये y के अलॉन्ग कितना आना पड़ेगा, ये y के अलॉन्ग ये कितना आना पड़ेगा हमें। तो ये देखो हमको नेगेटिव y की तरफ जाना पड़ेगा। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूँ तो ये 3 किलोमीटर होगा, और इसका मैग्नीट्यूड लिखूँ तो ये 4 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो इस तरह की बात है डियर स्टूडेंट्स। तो अब अगर हम पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स लिखें तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4,-3, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स को। क्योंकि आप देखें कि पॉजिटिव x की तरफ पहले हमको 4 किलोमीटर जाना है, फिर नेगेटिव y की तरफ 3 किलोमीटर आना है। 3 किलोमीटर जो है वो नेगेटिव y की दिशा में, इसीलिए 4,-3। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। और वो 3 कहाँ से आया, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा कितना है, ये पूरा का पूरा 4 किलोमीटर है, और उसमें अगर हम इस 1 किलोमीटर की बात करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अल्टीमेटली ये हमको कितना मिल जाएगा, ये हमको 3 किलोमीटर मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई होगी। तो इस वेक्टर का, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम देख रहे हैं, इसका हमको टेल और हेड दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं।
तो अब जैसा कि आपको अभी फॉर्मूला बताया था, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 0 आई कैप प्लस -3 माइनस 0 जे कैप, इस तरह से हम लिख सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 4i माइनस 3j। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम चाहते हैं यूनिट भी लिख सकते हैं, तो इसके आगे मैं यूनिट मेंशन कर देता हूँ मीटर। ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गया वेक्टर फॉर्म में। अगर हम चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो इस डिस्प्लेसमेंट का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि अल्टीमेटली 5 मीटर आ जाएगा। तो 5 मीटर इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यानी इस डायग्राम में वो जो हाइपोटेन्यूज हमें दिख रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम में दिस इज़ नथिंग बट 5 मीटर, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, इस एरो का जो लेंथ है वो हमारा क्या है 5 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, किलोमीटर डियर स्टूडेंट्स। ये सारे यूनिट्स किलोमीटर में है ना, तो किलोमीटर और यहाँ पर भी किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने वेक्टर फॉर्म में भी निकाल लिया और हमने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे लगे हाथ में आपको एक बात और बता दूँ कि डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चाहें तो डिस्प्लेसमेंट का एंगल भी निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर इस तरह से हम देखें तो ये मान लो वाई एक्सिस है और ये मान लो हमारी एक्स एक्सिस है। अगर ये दोनों एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रही हैं तो उस केस में डियर स्टूडेंट्स हमें तो पता ही है कि अगर या तो तुम इसको बोलो एक्स एक्सिस या इसको बोलो वाई एक्सिस, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है वो कुछ इस प्रकार से आया है, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा कुछ इस तरह से आया है। ठीक है, तो सच दैट अभी यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये वाला एंगल हमें चाहिए, यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। अगर आप पुराने डायग्राम में देखें तो हमें बेसिकली ये वाला एंगल चाहिए। क्या ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स कि जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से ये अगर 3 है, ये 4 है और ये अगर 5 है, तो 3 के सामने वाला जो एंगल है वो कितना होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी आपको याद रखने के लिए बोला था मैंने, 37 डिग्री। और 4 के सामने वाला जो एंगल है, ऑपोजिट वाला जो एंगल है, उसको मैंने बताया था आपको 53 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो एंगल हमको दिख रहा है, ये एंगल जो हमें दिख रहा है, ये एंगल कौन से साइड के सामने है, 3 के सामने वाला साइड है वो, 3 के सामने वाला एंगल है वो, तो वो एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी इस डायग्राम में ये जो एंगल है ये हो जाएगा 37 डिग्री, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 37 डिग्री होगा। इट विल मेक एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। और अगर हमको उसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म्स में लिखना है तब हम कैसे लिखेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि बेसिक बात आपको डायरेक्शंस के बारे में ना कुछ मालूम होनी चाहिए। चलो डायरेक्शन के बारे में कुछ बेसिक बात मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। तो याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रही हैं तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ, इसको हम बोलेंगे साउथ, और ये हमारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स वेस्ट, और ये हमारा हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, ये तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। यही नहीं, अगर हम यहाँ पे एक लाइन और ले आते हैं कुछ इस तरह से, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी वो भी देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा डियर स्टूडेंट्स जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, और ये जो है इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अब मान लो मैं एक लाइन और लेके आ जाता हूँ यहाँ पर इस तरह से कुछ। ठीक है, इस तरह से एक लाइन लेके आता हूँ मैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर एंगल्स मैं आपको बताऊँ तो ये जो एंगल है डियर स्टूडेंट्स ये 45 डिग्री का एंगल होता है बेसिकली, और ये एंगल भी 45 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 45, ये सभी एंगल्स ना 45 डिग्री हैं। ये सभी एंगल्स 45 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात आपको मालूम होनी चाहिए।
तो आप चाहें तो पॉज करके ये कॉपी डाउन भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। बाय द वे अगर हम इस केस में देखें तो ये जो प्रॉब्लम था ये एक्चुअली 1D का प्रॉब्लम नहीं था, ये एक्चुअली 2D का प्रॉब्लम था। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्टिकल एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है क्या? नहीं, पार्टिकल ने भाई इस तरह से गया, फिर देखो इस तरह से चला गया तो लाइन चेंज हो गई ना, फिर इधर चला गया, फिर उधर चला गया, तो क्या ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा था क्या? नहीं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रहा था। तो ये बेसिकली 2D का प्रॉब्लम है। लेकिन कोई बात नहीं, हम चैप्टर का नाम भले 1D है लेकिन इसमें बीच बीच में थोड़ा बहुत हम 2D का भी फ्लेवर लेते रहेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम वेक्टर्स पढ़ चुके हैं ना, तो वेक्टर के एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत 2D के भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, है ना। तो अब मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा था। तो अभी अभी हमने जो डायरेक्शन निकाला है, अभी अभी हमने जो डायरेक्शन निकाला है वो क्या निकाला है? तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरह से आया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आया है, और ये वाला एंगल जो है डिस्टेंस, ये एंगल कुछ इस तरह से, एंगल ये इस तरह से 37 डिग्री का एंगल आया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको नॉर्थ साउथ और इसको बोल दूं वेस्ट और इसको बोल दूं ईस्ट, तो उस केस में ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको मैं क्या बोल पाऊंगा? इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम दिशा की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। कैसे बोलते हैं हम उसको? 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री साउथ की ओर ईस्ट से, मतलब आप डायग्राम देखें डिस्टेंस, ईस्ट से शुरू करेंगे तो हमको 37 डिग्री जाना है, किधर? साउथ की ओर, ठीक है। तो 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूँ समझाने के लिए मैं बात को। तो सपोज डियर स्टूडेंट्स इस तरह से अगर हमारे पास ये वाई एक्सिस है और सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इस तरह से बनाता हूँ, कोई वेक्टर है, ठीक है, मान लो डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर है, ठीक है, और ये एंगल सपोज 30 डिग्री है, तो इसको मैं क्या बोल पाऊँगा बोलो? ये तो आपको पता है, ये नॉर्थ साउथ और ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख पाऊँगा? मैं इसको बोल सकता हूँ 30 डिग्री, मैं इसको बोल सकता हूँ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। यानी ईस्ट से शुरू करना है और नॉर्थ की तरफ जाना है, कितना जाना है? 30 डिग्री। ईस्ट से शुरू करना है, नॉर्थ की ओर जाना है, कितने डिग्री से? 30 डिग्री से, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यानी अब देखें, ईस्ट से शुरू करके हमको नॉर्थ की तरफ जाना है, कितने डिग्री से? 30 डिग्री से। तो इसको हम बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। अच्छा, तो इसको लिखने का एक मेथड और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेम डायग्राम अगर हम देखें तो सेम डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाला जो एंगल है डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल कितना होगा बोलो? ये एंगल तो 60 डिग्री होगा। तो उसी वेक्टर को हम ये भी बोल सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। उसको अब ये थोड़ा ट्रिकी है, ये एक बार में बच्चों को नहीं समझ आता, ये ना एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ ये समझ आता है डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो कोई नहीं, आप ध्यान से समझें इसको। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी उसको लिखा जा सकता है। यानी अगर हम नॉर्थ से शुरू करते हैं तो नॉर्थ से शुरू करके हमको किधर आना है? ईस्ट की ओर आना है, और ईस्ट की ओर कितने डिग्री से आना है? 60 डिग्री से आना है। हाँ जी, तो नॉर्थ से शुरू करके ईस्ट की ओर आएंगे और कितने डिग्री से? 60 डिग्री से। तो यहाँ देखो वही हो रहा है ना, नॉर्थ से शुरू करके कहाँ आ रहे हैं? ईस्ट की ओर आ रहे हैं, कितने डिग्री से आ रहे हैं? 60 डिग्री से आ रहे हैं। तो घुमा फिरा के फिर से हमको वही वेक्टर मिल गया। तो देखा गया स्टूडेंट्स, यानी कि हम ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, दोनों ही हमारा ट्रू है। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट डिस्प्लेसमेंट की दिशा, या 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसा भी दोनों भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक दो एग्जांपल्स और देता हूँ ताकि आपको बात थोड़ी और क्लियर हो जाए। तो सपोज डियर स्टूडेंट्स फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो सपोज़ फिर से मैं इधर ये नॉर्थ साउथ वाली लाइन ले रहा हूँ और ये ईस्ट वेस्ट वाली लाइन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिर से मैंने ये लिया, अभी यहाँ पे हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। कुछ अलग लेता हूँ मैं इस बार। तो मान लो हमारा जो वेक्टर है वो कुछ इस प्रकार से इधर कहीं तो भी है, ठीक है। सपोज़ ये हमारा वेक्टर है, ऑलराइट।
यहाँ पे कुछ एंगल दिखा देता हूँ मैं। सपोज़ ये जो एंगल है ये 20 डिग्री है, ठीक है, 20 डिग्री का एंगल है। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करें और आप खुद से मुझे लिख के बताएं डियर स्टूडेंट्स कि आप इसको क्या लिखेंगे। ये मान लो ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिखेंगे, कितना डिग्री और किधर से किधर, आप लिख के देखें एक बार। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, तो या तो हम लिख सकते हैं 20 डिग्री। 20 डिग्री किधर जाना है हमको, 20, अगर हम साउथ से शुरू करते हैं तो हमको किधर जाना पड़ेगा, हाँ जी, अगर हम साउथ से शुरू करें तो हमें वेस्ट की ओर जाना होगा 20 डिग्री। तो 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी अगर हम साउथ से शुरू करते हैं तो हमें वेस्ट की ओर जाना होगा, कितने से, 20 डिग्री से, ठीक है। और अगर हम वेस्ट से शुरू करते हैं तो, अगर हम वेस्ट से शुरू करते हैं तो हमें कितने एंगल से आना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ये एंगल तो 70 डिग्री होगा। तो 70 डिग्री के हिसाब से अगर हम लिखें तो 70 डिग्री वेस्ट से शुरू करते हैं, तो वेस्ट से किधर आना है, वेस्ट से हमको शुरू करेंगे तो साउथ की ओर आना होगा, ठीक है। तो 70 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो देखो वेस्ट से शुरू किया तो साउथ की ओर आना पड़ेगा, कितने से, 70 डिग्री से, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। अगर मान लो मैं वहाँ पे एक और वेक्टर दिखा दूँ, मान लो कुछ इस प्रकार से मैं एक वेक्टर और दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से दिखा देता हूँ। तो मान लो ये एक और वेक्टर तैयार हो गया, ठीक है। और मान लो कि ये एंगल जो है ये सपोज़ 40 डिग्री है। इसको अब हम क्या लिखेंगे बोलो, इस वाले वेक्टर को, इसको मैं मान लो वो, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, इसको वेक्टर ए बोल देता हूँ मैं, वेक्टर ए। तो ये दोनों किसके लिए थे, ये दोनों डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एक्स बता रहे थे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एक्स बता रहे थे ये दोनों। और अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए की, तो मुझे बोलो 40 डिग्री के टर्म्स में हम क्या लिखेंगे, वो शुरू, अगर हम नॉर्थ से शुरू करते हैं तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, वेस्ट की ओर आना पड़ेगा 40 डिग्री से। तो मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ, शुरू कहाँ से कर रहे, नॉर्थ से कर रहे, ठीक है। और यहाँ लिख दो ऑफ, और किधर को जा रहे, वेस्ट को जा रहे, कितना डिग्री से जा रहे, 40 डिग्री से जा रहे। तो देखो नॉर्थ से शुरू किया, वेस्ट की तरफ गया, कितने से गया, 40 डिग्री से गया। तो 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। या तो ऐसा लिखो, या नहीं तो अगर हम वेस्ट से शुरू करते हैं, तो अगर हम वेस्ट से शुरू करेंगे तो हमको नॉर्थ की ओर जाना पड़ेगा, कितने डिग्री से, 60 डिग्री से, है ना, सॉरी 50 डिग्री से, कितने डिग्री से, 50 डिग्री से, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल तो 90 है ना, हाँ। तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, वेस्ट से शुरू कर रहे हैं, तो मैंने वेस्ट लिख दिया। और हम किधर जा रहे हैं, नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, तो मैंने नॉर्थ लिख दिया। और कितने डिग्री से जा रहे हैं, 50 डिग्री से जा रहे हैं। तो इस तरह से 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से 50 डिग्री नॉर्थ की ओर, ठीक है। ये उसका मतलब होता है, मतलब वेस्ट से नॉर्थ की ओर कितने डिग्री से, 50 डिग्री से। तो ये दोनों क्या बता रहे हैं, ये दोनों बता रहे हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बता रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो उसी के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, तो आप देख सकते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, है ना। अगर हम चाहते तो 53 डिग्री के टर्म्स में भी लिख सकते थे। आप बताइए, वीडियो को पॉज करके आप बताइए कि 53 डिग्री के टर्म्स में हम इसको क्या लिख सकते थे। तो अगर हम इसको 53 डिग्री के टर्म्स में लिखते तो हम बोलते कि हमें साउथ से शुरू करना पड़ता, साउथ से शुरू करना पड़ता, और किधर जाना होता हमें, ईस्ट की ओर, कितने डिग्री से, 53 डिग्री से। तो ये भी हम लिख सकते हैं 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। तो ये दोनों भी हम लिख सकते हैं इसकी दिशा के लिए, किसकी दिशा के लिए, डिस्प्लेसमेंट की दिशा के लिए। यानी यहाँ जो हमने ये जो डिस्प्लेसमेंट देखा, इसकी दिशा के लिए हम इस तरह से काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ईस्ट और नॉर्थ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यानी ये जो वेक्टर फॉर्म में तो हमने लिखा ही, हमने इनको ईस्ट और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के भी फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, आप चाहें तो यहाँ पे पॉज करके इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं। मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको।
और फिर आप चाहें तो पॉज करके ये कॉपी डाउन कर सकते हैं अगर कॉपी डाउन नहीं किया था उस टाइम तो, और फिर आप चाहें तो पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगला सवाल देख रहे हैं और इस सवाल में उसने क्या बोला है कि एक गाड़ी है जो कि शुरू हो रही है हमारे पॉइंट ए से, और ए से शुरू करके वो एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव कर रही है, और सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव करके वो यहाँ पहुँच गई। यानी ये उसने क्वार्टर सर्कल ट्रैवल किया है। ये क्या है? क्वार्टर सर्कल, ठीक है, जो उसने ट्रैवल किया है। तो ये यहाँ से यहाँ गई और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ पॉइंट बी, यानी उसका इनिशियल पॉइंट पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट जो है वो पॉइंट बी था। ये जो सर्कल यहाँ पे तैयार हुआ है, इस सर्कल का कुछ रेडियस भी है, और वो रेडियस हमको सपोज दिया हुआ है 14 मीटर, 14 मीटर इसका रेडियस है। तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा हमारा r इज इक्वल टू 14 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे उसने हमसे दो चीज़ें पूछी हैं। एक तो उसने बोला कि बताइए कि यहाँ पर व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल, और दूसरा हमें क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है, तो हमको वेक्टर फॉर्म में भी बताना होगा और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी 1/4 ऑफ 2πr, ठीक है। तो अगर यहाँ मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, और रेडियस कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? ये 7 2 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 2 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली बचेगा 22 मीटर, यानी डिस्टेंस इन दिस केस इज़ नथिंग बट 22 मीटर। बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। तो ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट, उसको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये एरो दिखा देता हूँ मैं, ये एरो बताएगा कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कुछ सिंबल दे देते हैं। तो लेट दिस बी वेक्टर एक्स। वेक्टर एक्स इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख पाएंगे? तो पहले तो उसके लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो इनिशियल पॉइंट ए है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए का कोऑर्डिनेट होगा 14,0, है ना, आप देख लीजिए। और जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोलिए डियर स्टूडेंट्स, आप बताएं मुझे, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ जी, 0,14, है ना, x पे 0 y पे 14, ठीक है। तो ये देखो हमको a और b के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिख पाएंगे? दिस इज नथिंग बट x2 माइनस x1 आई कैप। x2 क्या है? 0 माइनस 14, 0 माइनस 14 आई कैप प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है? 14, 14 माइनस 0, 14 माइनस 0 जे कैप, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लिख सकते हैं -14 आई कैप, ठीक है, प्लस 14 जे कैप। देखो इसको वेक्टर, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उससे भी हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, है ना, यही होगा ना। तो ये नीचे वाला जो वेक्टर है इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये देखो नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा -14i, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +14j। तो फिर ये x वेक्टर क्या होगा? इन दोनों का सम होगा ना, वही जो हमने यहाँ लिखा है, वेक्टर x इज नथिंग बट द सम ऑफ -14i प्लस 14j। तो जैसा भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर फॉर्म में आ गया। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, वो हो जाएगा √अंडर -14 का स्क्वायर प्लस
14 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करके मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, वो भी किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों हमने कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। अगर यही मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स हमसे पूछा जाता कि जैसे हमने पिछले केस में निकाला था ना, अगर मान लो एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल पूछा जाए, एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगल मेड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर पूछा जाए तो वो एंगल क्या होगा। क्या आप बता पाएंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या आप बता पाएंगे यहाँ पे? बहुत ही प्यारा सवाल है, ये बताना होगा आपको। तो आप वीडियो को पॉज करके सोच के मुझे बताएं कि एक्स एक्सिस के साथ ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वो एंगल क्या होगा। तो बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि डियर स्टूडेंट्स क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल हैं तो ये एंगल 45 होगा और ये एंगल भी क्या होगा, 45 होगा। तो ये पूरा का पूरा एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये होगा 135 डिग्री, होगा या नहीं होगा, 135 डिग्री। आप 135 और 45 को ऐड करें तो आपको कितना मिल जाता है, 180 मिल जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो पता चला कि इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 135 डिग्री, है ना। और अगर वाई एक्सिस से पूछा जाए तो वाई एक्सिस से अगर पूछा जाए, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो, तो वो होगा 45 डिग्री, है ना। यानी इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से शुरू किया तो वेस्ट की ओर जाना होगा कितना, 45 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आप पॉज करके यहाँ तक कॉपी डाउन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स हम अगला सवाल देख रहे हैं और काफ़ी ट्रिकी सवाल है ये, बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। कमज़ोर दिल वालों के लिए ये सवाल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब हम 3 डिमेंशन में आ गए हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स पिछला सवाल जो हमने देखा था ये 2 डिमेंशन का सवाल था, क्योंकि यहाँ भी जो है पार्टिकल एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के अबाउट मूव कर रहा था, क्वार्टर सर्कल, है ना, ए से बी। तो यहाँ पे एक्स और वाई 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे थे पार्टिकल के, पार्टिकल 2 डिमेंशन में मूव कर रहा था। और इसके पिछले जो सवाल हमने देखा था, यानी ये वाला सवाल, यहाँ भी पार्टिकल जो है अपनी लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन में चला गया था। तो यहाँ भी 2 डिमेंशन में बात हो रही थी, पार्टिकल के 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे थे। और ये वाला जो सवाल था ये तो 1 डायमेंशन का सवाल था, क्योंकि सब कुछ एक ही लाइन के अलोंग चल रहा था, उसी लाइन के अलोंग आगे गया, फिर उसी लाइन के अलोंग पीछे आया। तो यहाँ तो सब कुछ 1 डायमेंशन में चल रहा था। सिर्फ और सिर्फ अगर आप ध्यान से देखें तो पार्टिकल के सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे थे। अगर आप ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देखें आप डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये तो 1D का सवाल था, ये 2D का सवाल था और ये भी 2D का सवाल था। और अब जो है पार्टिकल स्पेस में मूव करेगा, तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होने का मामला हो रहा है यहाँ पे। तो ये 3 डिमेंशन का क्वेश्चन है। तो आओ देखते हैं ये 3D वाला सवाल हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले सवाल समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 एक्सिस नज़र आ रही होंगी, एक एक्स एक्सिस आपको दिख रही होंगी, तो ये हमारी एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है। और इसको वाई एक्सिस मान लो, एक्स एक्स डैश बोल देता हूँ मैं, ये वाई वाई डैश बोल देता हूँ। और ये हमारी डियर स्टूडेंट्स जेड एक्सिस है, इसको मैं जेड और जेड डैश बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल ये काली वाली लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, ये जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है डियर स्टूडेंट्स, तो इस ब्लैक लाइन के अलोंग हमारा पार्टिकल इस तरह से ऐसा मूव कर रहा। शुरू कहाँ से हुआ था हमारा पार्टिकल, ओ से चलना शुरू हुआ था, यानी ओरिजिन से, और ये इस तरह से हमारा पार्टिकल मूव करता गया। और ये जो आपको पाथ दिख रहा है ये सेमी सर्कुलर पाथ है, और वो सेमी सर्कुलर पाथ यहाँ पे हमारा आया। और फिर वो पार्टिकल, तो अभी जो सेमी सर्कल है वो एक्स वाई प्लेन पर है, सेमी सर्कल किस प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे है। फिर वो पार्टिकल जो वो पॉजिटिव जेड के अलोंग मूव करना शुरू किया, किधर, पॉजिटिव जेड के अलोंग, पॉजिटिव जेड के अलोंग मूव हुआ वो, और फिर वो ऊपर जाना शुरू हुआ, यानी वो ऊपर जाना शुरू हुआ, यानी अलोंग दी पॉजिटिव वाई एक्सिस। और अल्टीमेटली तो मैं पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ, ओ से बी आया, फिर बी से वो सी आया, और सी से अल्टीमेटली वो कहाँ चला गया, डी पे चला गया।
तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि किस लाइन की लंबाई कितनी है, वो मैं यहाँ आपको बताता हूँ। तो डिस्टेंस जो सेमी सर्कल तैयार हो रहा है उस सेमी सर्कल का रेडियस आर बोला गया है, यानी ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस क्या है, आर है। तो ये भी क्या होगा, ये भी आर होगा, ठीक है। और ये बाहर की ओर जो आया है ये भी कितने से आया है, ये आर से आया है। ये क्वेश्चन में गिवन डेटा है ये। और वो कितने से ऊपर कितने से गया, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि वो जब ऊपर गया है तो वो कितने से ऊपर गया है, वो 2r से ऊपर गया है, ठीक है। तो ये सभी लाइंस की लंबाई आपको बता दी मैंने। तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारा पॉइंट O है और ये यहाँ पे हमारा पॉइंट D है। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे निकालनी है डियर स्टूडेंट्स, एक तो हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल और दूसरा हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो दोनों भी हम निकालेंगे, पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस के लिए क्या क्या होगा, वो जो सेमी सर्कुलर आर्क है OB उसकी लंबाई हम लेंगे, यानी चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस के लिए, मैं लिख रहा हूँ जो सेमी सर्कुलर आर्क है उसके लिए सर्कमफेरेंस क्या होगा, पूरे सर्कल का 2πr होता है, तो सेमी सर्कल के लिए πr, ठीक है। तो रेडियस तो यहाँ कैपिटल R है, तो मैं इसको पाई इंटू कैपिटल R बोल देता हूँ, ठीक है। प्लस फिर वो B से C गया, B से C कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, R दिया हुआ है। फिर वो C से D गया, तो C से D कितना दिया हुआ है, 2R दिया हुआ है। ये सब कुछ मैंने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम इन सब को ऐड करें तो ये πr और ये हो जाएगा 3r, यानी πr प्लस 3r। हम चाहें तो r कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 3 इंटू आर। ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ गया। बहुत अच्छी बात है। तो डिस्टेंस तो बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमको कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के, ठीक है। तो हमारा इनिशियल पॉइंट कौन है, ओ हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे 0, 0, 0। और जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी ये हमारा जो है ना फाइनल पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे। तो आप डियर स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करें और पॉज करके पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट लिख के बताएं मुझे। आप लिखें पहले, फिर आप क्रॉस चेक करें कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा। एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे पॉइंट डी के। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके कोऑर्डिनेट्स लिखे होंगे। आओ देखते हैं डी का कोऑर्डिनेट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमको एक्स वाई और जेड तीन वैल्यूज़ चाहिए ना, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं। डी तक पहुंचने के लिए एक्स के लॉन्ग कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो देखो डी तक पहुंचने के लिए एक्स के लॉन्ग हमको ये दूरी ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि है 2r, जो कि क्या हो जाएगा 2r। यानी पॉइंट डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डियर स्टूडेंट्स 2r। एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2r, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी पॉजिटिव y के अलॉन्ग कितना जाना पड़ेगा। हाँ जी, पॉजिटिव y के अलॉन्ग तो 2r जाना पड़ेगा। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए पॉजिटिव y के अलॉन्ग कितना जाना पड़ा, 2r जाना पड़ा, ये 2r है ना। तो y कोऑर्डिनेट जो है वो भी 2r। और z के अलॉन्ग बाहर कितना निकलना पड़ा था हमें, हाँ z के अलॉन्ग ये z के अलॉन्ग जाना पड़ा था ना, पॉजिटिव z के अलॉन्ग r जाना पड़ा था, ठीक है। तो यानी z कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा r प्लस r, है ना। तो x वाला भी प्लस 2r है, y वाला भी प्लस 2r है और z वाला भी प्लस r है। सब कुछ पॉजिटिव x पॉजिटिव y और पॉजिटिव z की तरफ सब कुछ हुआ है मामला, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको कोऑर्डिनेट मिल गया। तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2r, 2r, r। ये पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हो गया। और पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट तो 0, 0, 0 है, ठीक है। और ओ डी वेक्टर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो ओ डी वेक्टर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ओ डी। तो ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओ डी, ठीक है। तो अब ये ओ डी वेक्टर जो है ये क्या होगा, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे। तो अगले पेज पे लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। तो हमारे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2r, 2r, r और पॉइंट ओ का 0, 0, 0,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलो या ओडी वेक्टर बोलो, बात एक ही है। वो हो जाएगा हमारा 2r माइनस 0 आई कैप प्लस 2r माइनस 0 जे कैप प्लस r माइनस 0 के कैप। बहुत अच्छी बात है, अब अच्छे से लिख देते हैं। तो ये 2r आई कैप प्लस 2r जे कैप प्लस r के कैप, ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर फॉर्म में। अब अगर हमको इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकाल पाएंगे, वो भी बहुत इजी है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए प्यारे बच्चों, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम करेंगे रूट अंडर 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, फिर से 2r का स्क्वायर मतलब ये 2r का स्क्वायर, फिर ये 2r का स्क्वायर यानी फिर से 4r स्क्वायर प्लस क्या होगा प्लस डियर स्टूडेंट्स ये वाला r ले लो प्लस r का स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 448 और ये हो जाएगा 9r स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 9r स्क्वायर और ये 3r बन के बाहर निकल जाएगा। तो यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया 3 टाइम्स रेडियस। यानी डायग्राम में देखेंगे तो ये वाली दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ये 3r हो जाएगी और उसका वेक्टर फॉर्म ये हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में भी निकाल लिया और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और यहाँ पे हमने डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया। तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आप पॉज करके ये वाला कॉपी डाउन कर लेंगे और फिर पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स।